तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था बायोमोलिकुल्स, है ना, एंजाइम्स के बारे में बताया था मैंने आपको, और मैंने रिएक्शन बताया था आपको। देखो ये वाला, ये आपके एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया हुआ है, और ये लाइन देखिए आप, ये आपकी बुक में समझाया गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो with about 200 molecules of H2CO3 being formed in an hour। देखो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 1 घंटे में, 1 आवर में, अगर एंजाइम अवेलेबल नहीं है तो, है ना। और अगर एंजाइम अवेलेबल होगा तो देखो क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग द एंजाइम प्रेजेंट cytoplasmic called carbonic anhydrase, the reaction speeds dramatically with about इतने molecules देखो being formed every second। देखिए लगभग 6 लाख molecules हो गए ना, 1 2 3 4 5, ये 1 सेकंड में बनता है। तो पर मिनट देखा जाए, अगर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 3.6। देखो 3.6, 1 2 3 4 5 6 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। देखो 1 मिनट के अंदर। ये समझ में आ गया ना, ये तो सिंपल सा एक पार्ट है। और देखो ये जो प्रोसेस होता है, इतने मॉलिक्यूल्स बनते हैं 1 मिनट में। आप एक टर्म पढ़ेंगे, इसको टर्नओवर नंबर कहते हैं। टर्नओवर नंबर भी कहा जाता है। कोई एंजाइम कितना ज्यादा एक्टिव है, उसकी एक्टिविटी का पता इसी बात से चलता है। देखो कोई एंजाइम कितना ज्यादा एक्टिव है, उसके एक्टिविटी का पता आप इस नंबर से पता करते हैं कि एक एंजाइम 1 मिनट में, एंजाइम का एक मॉलिक्यूल 1 मिनट में कितने सबस्ट्रेट फॉर्म कर रहा है ना, या कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, यही उसका टर्नओवर नंबर होता है। हाउ मेनी नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन 1 मिनट बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, और इसी को टर्नओवर नंबर कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा है। अगर आपकी बॉडी की बात करें तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमारे बॉडी का वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है, जिसका टर्नओवर नंबर बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ गया बच्चों? तो एंजाइम का जो कैटालिटिक एक्टिविटी है कि एंजाइम कितना फास्ट एक्शन करता है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को पता करने के लिए बेस्ट टर्म है टर्नओवर नंबर, याद रखिएगा। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज का सबसे ज्यादा है ह्यूमंस बॉडी के अंदर। समझ में आ गया? जैसे कहते हैं एक एंजाइम है, आपने पढ़ा होगा लाइसोजाइम के बारे में। लाइसोजाइम ये एक स्लो एक्टिंग एंजाइम होता है, इसका टर्नओवर नंबर केवल 100 बताया जाता है। स्लोएस्ट एक्टिंग एंजाइम कहते हैं देखो इसको। जैसे फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम का नाम लिखा हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वैसे ही स्लोएस्ट एक्टिंग एंजाइम में ये नाम आता है देखो लाइसोजाइम। ऑलमोस्ट इसका टर्नओवर नंबर हम 100 बताते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया सबको? तो ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी एंजाइम कितना ज्यादा फास्ट एक्शन करेगा, ये डिपेंड करता है उसके टर्नओवर नंबर पे। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि एंजाइम तो खुद रिएक्शन में यूज होता नहीं है। जितना एंजाइम, अगर मान लो 5 मोल किसी एंजाइम का यूज हुआ है रिएक्टेंट में, तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसी अमाउंट का एंजाइम आपके रिएक्शन सिस्टम में अवेलेबल होगा। तो एंजाइम का मॉलिक्यूल्स बीइंग अ कैटलिस्ट ये कभी यूज नहीं होता। जितना अमाउंट पहले था उतना अमाउंट बाद में ही मिलेगा आपको। समझ में आ गया बच्चों? ये तो सिंपल सा एक पार्ट है। एंजाइम वैसे भी जानते हैं कि कोई भी कैटलिस्ट ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो रिएक्शन के पार्ट को स्पीड अप करता है, लेकिन वो खुद उसमें कंज्यूम नहीं होता। ये तो आप वैसे भी जानते हैं, ये तो जनरल केमिस्ट्री की बात है। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि एंजाइम का ये जो कहते हैं एंजाइम रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है, आपके रिएक्शन रेट को स्पीड अप कर देता है, वो कैसे होता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है? तो आपने शायद एक टर्म पढ़ा होगा, देखिए
एक टर्म यूज करते हैं, देखो इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। हाँ जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना होता है। एंजाइम कोई भी हो, कोई भी बायो कैटलिस्ट जो हमारे बॉडी में वर्क कर रहा है, उन सबका मोड ऑफ एक्शन यही है कि वो एक रिएक्शन सिस्टम को जितनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है उसको ये रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। जैसे देखिए आपको मैं बताता हूं आपको, तो reduce the enzymes reduces the required amount of एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और इसका मतलब क्या है ये भी समझिए आप। देखो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में ये समझाया गया है, यहाँ देखिए एक ग्राफ के थ्रू। देखिए बच्चों, बुक अपने सामने रखिएगा एनसीईआरटी वाली, तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो ये ग्राफ आपके सामने है, देखिए जिसमें ये पूरी कहानी समझाई गई है ना। तो देखो जैसे यहां पर देखो वाई एक्सिस में क्या दिखाया गया, पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस में क्या दिखाया गया, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? और आप देखिए यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, जैसे मान लो कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहां पे रखा गया है। देखिए ये मान लो एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है देखो, और इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का रेस्टिंग स्टेज में जो इसका अपने इसके अंदर का जो अपना पोटेंशियल एनर्जी है उसका अमाउंट हमने यहां दिखा दिया। देखिए सबस्ट्रेट का अपना जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस पॉइंट पे देखिए अभी, ठीक है। अब आप जब रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए जब रिएक्शन प्रोसीड हुआ, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो रहा है, देखिए ये, तो देखो ये लाइन देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है यहां से ऐसे। जैसे आपने लिखा है A प्लस बी, ये मान लो एक सबस्ट्रेट यहां पर देख रहे हैं आप, ये A और B है, तो एक ऐसा स्टेज आता है देखो जिसमें कहते हैं ये A इंटू बी, ये पूरी तरह से प्रोडक्ट अभी बना नहीं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ए और बी के मॉलिक्यूल्स काफी नजदीक आ चुके हैं, इनके बीच कोलिजन का, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन काफी फास्ट हो चुका है, और फिर कहते हैं ये जो ए और बी है ये फाइनली मान लो अब सी में कन्वर्ट हो गया और ये मान लो एक प्रोडक्ट है। तो ये जो देखते हैं ये ट्रांजिशन स्टेट है। देखो देखिए यहां पर लिखा हुआ ये ट्रांजिशन स्टेट है, जिसमें अभी सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट नहीं बना, बट सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं, उनमें कोलिजन काफी फास्ट हो रहा है। और उस फेज को जो A प्लस बी लिखा हुआ वहां A डॉट बी लिखा हुआ है, देखिए A डॉट बी मतलब अब जितने भी इनके आपस के जो कोलिजन्स का पार्ट है काफी रैपिड हो चुका है, उसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट के आने के बाद देखो उस ट्रांजिशन स्टेट में A के मॉलिक्यूल्स भी हैं, B के मॉलिक्यूल्स भी हैं, अब वो अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की तरफ जा रहा है। देखिए तो देखो अब ये कि यहां से ये नीचे की तरफ आया, और यहां देखो इस पॉइंट पे मान लो ये बन गया C, तो ये मान लो यहां पर A था, ये प्लस B था, और ये बना देखो यहां पर C आपका अब प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी देखिए अब यहां पर ये देखो यहां पे आ चुका है, ये कम हो गया ना। सबस्ट्रेट का एनर्जी यहां था, प्रोडक्ट का एनर्जी यहां है, और ये कब है, जब आपके रिएक्शन सिस्टम में किसी तरह के एंजाइम का यूज नहीं हुआ। ये फर्स्ट रिएक्शन है, देखो ये फर्स्ट रिएक्शन है, क्या लिखा हुआ है, और याद रखिएगा
ये जो कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या होता है? ये सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट के बीच की एनर्जी का एक डिफरेंस होता है। तो पूछा जाएगा कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो होता क्या, बताओ। तो देखो, ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी कहते हैं माइनस जो सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी होता है। देखो, इसका जो डिफरेंस है इसी को कहते हैं क्या, बताओ? एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। ये एनसीईआरटी में लिखा भी गया है कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी माइनस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। देखो लिखा हुआ ये, यही इसी को क्या कहते हैं बताओ? इसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। तो ये आप लिख लीजिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, समझ में आ गया आपको? ये डिफरेंस होता है ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी का माइनस क्या लिखते हैं बताओ? सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये देखिए, ये है ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। देखो यहां पर ये मैं कह दूं कि ये मान लो ये क्या हो गया, ये हो गया टीएसई हो गया। देखो ये टीएसई है और ये सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी है। ये जो डिफरेंस आएगा इसी को कहते हैं क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ गया बच्चों? अभी ये बताओ मिस्टर रजनीश शर्मा जी, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तुम कहां पहुंच गए? इज दैट राइट टाइम टू आस्क सच टाइम को नॉनसेंस क्वेश्चन? मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये बायोमोलिकुल्स के टेस्ट में घूम रहा है। अरे टेस्ट होगा मई में, उस टेस्ट की तैयारी कर लो। आधे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि टेस्ट में क्या आएगा, टेस्ट में नहीं आएगा। अरे जो पढ़ रहा है पहले उसको पढ़ लो। तो देखिए यहां पर, अब देखो ये पहला रिएक्शन था जिसके अंदर आपने किसी तरह के बायो कैटलिस्ट को यूज नहीं किया था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे तरह के रिएक्शन की जिसमें हमने एंजाइम को यूज किया है। ये देखिए, अब सेकंड एनर्जी देखो, ये सेकंड रिएक्शन है। अब यहां देखिए, जैसे ही आपने एंजाइम इसमें ऐड किया, जब आपने सबस्ट्रेट में अब यहां पर एंजाइम यूज कर लिया, देखो प्लस एंजाइम लगा दिया, तो देखो ये रिएक्शन देखिए यहां से चल रहा है अब। और ये देखिए अब यहां पर जो आपका ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी वहां पहुंच गया। देखो ये क्या हो गया आपका? ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। देखो, और वो तो यहीं पर है। तो देखिए आप, ये जो डिफरेंस आ गया, अब देखो पहले आपका एक्टिवेशन एनर्जी इतना बड़ा था, देखो यहां से लेके यहां तक था, अब यहां से लेके यहां तक हो गया। देखो ये जो आप देख रहे हो यहां पर, पहले इतना बड़ा था अब इतना बड़ा हो गया। तो यहां से यहां तो चेंज आ गया ना। देखो ये डिफरेंस है, अब ये डिफरेंस है। देखो इतना एनर्जी आपने कम कर दिया, और देखो तो रिएक्शन, जो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया ना। और देखो जब यहां पे अब आपका बनना, तो प्रोडक्ट तो वही बनना है, देखो सी बनना है यहां पर, लेकिन आपका एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट क्या हो गया बताओ? कम हो गया। अब वो यहां से यहां रह गया, देखिए यहां से यहां रह गया। समझ में आ गया बच्चों? आप देखिए वाला आप रिएक्शन देखो। बेटा मैंने क्या कहा? ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? मैंने क्या बताया था? सपोज करो यहां पर A प्लस बी लिखा हुआ है आपने, और A प्लस बी से यहां देखो, अब ये A इंटू बी बन रहा है। देखिए इस पॉइंट पे, यहां पे कहते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में अब मैक्सिमम कॉलिजन हो रहा है A और B का, और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए प्रोडक्ट का देखो एनर्जी यहां लिखा हुआ है C। तो ये जो आप देखते हो ये है ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है? मैंने क्या बताया था आपको? ये डिफरेंस होता है ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी माइनस सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा भी गया है, लास्ट लाइन देखना, आपको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी किताब खोलिए पहले अपनी आप। अरे किताब तो आपके सामने है ना, आपकी एनसीईआरटी की किताब खुला हुआ है यहां पर। अपने एनसीईआरटी किताब खोलिए आप, वही मैं बता रहा हूं, पेज नंबर देख लो जो भी है एनसीईआरटी में।
तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, देखिए फिर से एक बार ये ग्राफ देखिए आप, मैंने क्या कहा था कि इस पॉइंट पे आपने यूज किया है, मान लो ए और बी, ये हमने यूज किया है एज ए सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट का यहां क्या है बताओ, ये सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी यहां रखा हुआ है। देखिए इस पॉइंट पे ये क्या बन गया, ए इंटू बी, और इस पॉइंट पे ये देखो ये कन्वर्ट हो गया किसमें बताओ, सी में। ये क्या बताओ, ये प्रोडक्ट है और यहां पर ये सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट का एनर्जी देखो, और ये ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी लिखा हुआ देखिए। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है, देखो ये पहला रिएक्शन है, रेड वाला जो देख रहे हैं आप, जिसमें एंजाइम यूज नहीं हुआ है। तो पहले रिएक्शन में देखो, फर्स्ट रिएक्शन में मैं बताऊं आपको कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या हो गया बताओ, ये देखो ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी माइनस सबस्ट्रेट का जो क्या बताओ पोटेंशियल एनर्जी है पहले रिएक्शन में, जो यहां से यहां तक है। देखो यहां से लेके यहां तक है ये, है ना। और दूसरी की बात करने का, देखो अब ये दूसरा रिएक्शन है, देखो यहां पर अब ये दूसरा रिएक्शन है, देखिए यहां पर जिसमें हमने एंजाइम को यूज किया है। तो अब अगर मैं यहां पर ए प्लस बी प्लस एंजाइम भी लगा दूं इसमें, देखो अब तो ये देखिए अब इस पॉइंट पे आ गया, ये देखो ये है ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी दूसरे रिएक्शन का, जब उसमें एंजाइम को यूज किया गया, और प्रोडक्ट तो वही बनना, देखो वापस प्रोडक्ट वही बन रहा है सी। तो दूसरे रिएक्शन में देखिए ये यहां से यहां पहुंच गया, पहले इतना था, ये देखो कम हो गया, यहां पर पहले इतना एनर्जी था, अब इतना ही रह गया ये। ठीक है बच्चों, किसी को और वीडियो पॉज नजर आ रहा है क्या? गरिमा तुम्हारा अपना नेटवर्क चेक करो पहले। तो मैंने क्या कहा कि एंजाइम के इस्तेमाल से जो एक्टिवेशन एनर्जी पहले बिना एंजाइम का पहले यहां से यहां तक था, अब वो यहां से यहां हो गया, तो एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, तो रिएक्शन जल्दी आपका प्रोसीड कर जाएगा। तो एंजाइम के प्रेजेंस में जो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट है वो कम हो जाता है, और बहुत जल्दी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट उतनी जल्दी बन जाएगा। पहले मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन ज्यादा टाइम ले रहा था ना, अब वो जल्दी हो रहा है। जितनी जल्दी होगा उतना फास्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया? तो एंजाइम का काम क्या होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी के अमाउंट को कम कर देता है। तो पहले रिएक्शन में देखो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम है, ये पहला रिएक्शन था। दूसरे में देखिए ये एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम कह रहे हैं आप, ये दूसरा रिएक्शन है, और दो का एनर्जी का अमाउंट कम है एक से। ठीक है बच्चों, और ये भी याद रखिएगा कि जितने भी आपकी ये जब सबस्ट्रेट का एनर्जी, देखो जब सबस्ट्रेट का एनर्जी प्रोडक्ट के एनर्जी से ज्यादा हो, जब सबस्ट्रेट का एनर्जी प्रोडक्ट के एनर्जी से ज्यादा हो, तो वो एक आप जानते हैं वो एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, उसमें हीट को लिबरेट किया जाता है, आप हीट रिलीज करते हैं ना, तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहा जाता है इसको। तो ये ग्राफ जो देख रहे हैं आप, ये एक्सर्गोनिक का ही ग्राफ है। लेकिन अगर मान लो सबस्ट्रेट का एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से कम हो जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंडरगोनिक रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब ये, देखो यहां देखिए, अगर मैं यूं दिखाऊं आपको, ये देखो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, देखिए देखो
देखो यहां पर a प्लस बी यूज किया आपने, इस पॉइंट पे ये बन गया a इंटू बी और इस पॉइंट पे बन गया ये c। ये आपका प्रोडक्ट का पार्ट हो गया। देखो ये ग्राफ अगर ऐसा बनता तो इसे क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है इसको। समझ में आ गया सबको ये चीज? तो जो आपके एनसीईआरटी में ग्राफ समझाया गया है, जो ग्राफ आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है ये। और जो ग्राफ मैंने आपको ये वाला बताया, देखो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, जिसमें प्रोडक्ट का एनर्जी सबस्ट्रेट से क्या बताओ ज्यादा होता है। एक ही याद रखिएगा, रिएक्शन चाहे कोई भी हो, एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा देखो वो सबस्ट्रेट के पोटेंशियल एनर्जी से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये समझ में आ गया आपको? रिएक्शन चाहे कोई भी हो, एंडोथर्मिक हो एक्सोथर्मिक हो, ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी का जो अमाउंट होगा वो हमेशा सबस्ट्रेट के पोटेंशियल एनर्जी से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये आप लाइन लिख लीजिएगा, इन एवरी काइंड ऑफ रिएक्शन transition state energy is always greater than the potential energy of substrate और प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट से भी देखिए ज्यादा होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज प्रोडक्ट। तो ये समझ में आ गया सबको कि ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के पोटेंशियल एनर्जी से क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये सारा चीज आपके एनसीईआरटी के लैंग्वेज में बताया गया। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखो इस पूरे पैराग्राफ को देखिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखो ये पूरा लाइन जो दिया हुआ है ना, यहां से यहां तक, ये पूरा पैराग्राफ जब पढ़ोगे आप यहां से यहां तक, देखो ये पूरा पैराग्राफ देखो यही समझाया गया यहां से यहां तक। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, ये आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। वही चीजें यहां बताई गई हैं। देखिए द डिफरेंस, देखो ये लाइन देखो, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट्स ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये लाइन मैंने बताया था पहले आपको, ये लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये लाइन आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है बच्चों। ये समझ में आ गया आपको? और ये भी लिखा हुआ है देखो कि enzymes eventually brings down this energy barrier, making the transition of substrate to be more easy. सबस्ट्रेट से जो पोटेंशियल प्रोडक्ट बनने का जो ट्रांजिशन है उसे ज्यादा आसान कर देता है कौन? आपके बायोकैटलिस्ट जो होते हैं। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब देखो, अब ये जो पॉइंट है, अब मैं यहां पे आ रहा हूं। देखो ये समझ में आ गया सबको? अरे ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट क्या होता है? अब ए और बी का जो स्ट्रक्चर है उसमें तो चेंज आएगा ना, तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वो। ठीक है, अल्टर्ड मतलब जो पहले जैसा था वो ऐसा नहीं है। ए और बी में एक ट्रांजिशन आएगा ना, एक चेंज आएगा। ए और बी सीधा तो प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा ना, तो बीच का एक फेज आता है, वो ना ए है ना बी है, तो ट्रांजिशन स्टेट है वो। ठीक है, चलिए
आगे देखिए अब देखो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन कहता है। देखिए ये क्या है, देखो अब यहां पर जैसे मान लिया जाए, देखो ये मान लो ये एक हमने बनाया एक एंजाइम मॉलिक्यूल, ये एक एंजाइम मॉलिक्यूल है और ये मान लो एक एक्टिव साइट है। ठीक है, इस एक्टिव साइट में मान लिया जाए ये एक इस तरह का एक ये मान लो ये एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। ये तो ये एंजाइम है, ये क्या बताओ सबस्ट्रेट है ना। और ये सबस्ट्रेट अब एंजाइम में एंटर हुआ, देखिए ऐसे ही है। तो अब क्या होना है, देखिए आगे क्या होना, देखो अब यहां पर देखो ये E है और ये S है, तो यहां क्या लिखा हमने, ये E प्लस S लिखा हमने, देखो यहां पर ऐसे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। और यहां पर देखिए ये क्या बन गया, देखो इसे कहते हैं ES कॉम्प्लेक्स। देखो ये S है और ये E है, ये ES कॉम्प्लेक्स बना देखो। और फिर क्या हुआ, देखिए ऐसे ये ऐसे बन गया, देखो एंजाइम का मॉलिक्यूल अलग हो गया और प्लस देखो यहां पर अब ये देखिए ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया प्रोडक्ट, ये एंजाइम है। देखिए तो हुआ क्या, देखो यहां पर अब ये अब ऐसे हो गया, देखो ये बन गया E प्लस T। तो मैंने पहले भी कहा था कि एंजाइम जैसा था वैसा फिर से अवेलेबल है और एंजाइम फिर से एक नए सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए तैयार है ना। तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चरल फॉर्म था वो वैसा ही है, एंजाइम तो यूज हुआ नहीं। और देखिए ये जो रिएक्शंस होते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, पर जैसे जैसे आप प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे रिवर्स होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। देखो ये यहां देखिए आप, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन है। और ES कॉम्प्लेक्स अगर बना हुआ है तो ये देखो आप बराबर देख रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन का ऑलमोस्ट बराबर दिख रहा है यहां पर जब एक बार प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया तो बैकवर्ड रिएक्शन होने के चांसेस क्या हो बताओ, कम हो जाते हैं। मतलब आपने पढ़ा भी होगा कि नेचुरल जितने भी आपके एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं वो रिवर्सिबल होता है, बट रिवर्स होने के चांसेस घटते चले जाएंगे जब रिएक्शन काफी ज्यादा प्रोसीड कर जाता है। तो प्रोडक्ट बनते बनते अगर आप सोचेंगे फिर से हमारे पास सबस्ट्रेट आ जाए तो इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये आप जानते हैं कि हर नेचुरल जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होता है, बट कितना रिवर्सिबल होगा, जब एक बार प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया तो वापस सबस्ट्रेट का बनना ये एक डिफिकल्ट टास्क है, नामुमकिन तो नहीं बोलेंगे हम केमिस्ट्री के टर्म में। तो रिवर्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो घटती चली जाती है। ये भी आपने पढ़ा हुआ है अपने केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए तो ये भी समझ में आ गया। अब यहां देखो ये लिख लिया सबने, इसको ये लिख लिया ना सबने? ठीक है, अब यहां देखो अब मैं लिख रहा हूं मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम कहते हैं,
मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बीच वाला ट्रांजिशन स्टेट होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीच में जो भी होगा वो ट्रांजिशन स्टेट ही होगा, ठीक है, प्रोडक्ट बनने के पहले। अब यहां देखो, जैसे इसमें एक नाम यूज करते हैं, देखो इसे कहते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कहा जाता है इसको। ये एक नाम है, देखो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। एक साइंटिस्ट का नाम इसमें आता है, कॉसलैंड ने ये थ्योरी दिया था। कॉसलैंड हैज प्रपोज्ड दिस इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ठीक है। ये एक्सेप्टेड थ्योरी है एक्चुअली, ज्यादा इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कहते हैं। इसके बारे में एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ नहीं है, पर एनसीईआरटी में ये 5 लाइन में 4 स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है। ये बताता हूं क्या है, देखिए। जैसे मान लो ये एक इस तरह का, ये एक एंजाइम मॉलिक्यूल है और ये एंजाइम का एक फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट है। रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट कहते हैं इसको, है ना। और ये मान लिया जाए इस तरह का, ये एक, देखो ये एक मान लिया जाए ये एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। और आगे की रिएक्शन में क्या होता है, देखिए यहां पर। अब देखो ये एंजाइम है, मान लो ऐसे, और अब इसके पार्ट पे आकर ये सबस्ट्रेट आकर इस पे अटैच हो रहा है, देखिए। अब यहां देखो, ये जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है ये, और ये जो एंजाइम का एक्टिव साइट है, इसका स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। तो कहते हैं एक पहले सबस्ट्रेट का एक वीक अटैचमेंट होता है, सबस्ट्रेट का एंजाइम के कुछ पार्ट से एक स्लाइट या इसको वीक अटैचमेंट कहा जाता है। देखो वीक बॉन्डिंग है, देखो ये। तो ये क्या बना हुआ, देखो ये बना अभी, ये ES बन चुका है, लेकिन ये एक वीक अटैचमेंट है। अब देखिए क्या होगा, ये जो सबस्ट्रेट यहां पे अटैच हुआ, ये एंजाइम को इंड्यूस करता है। देखो ये इसको इंड्यूस करेगा ताकि ये अपने इस कॉन्फर्मेशन को चेंज कर ले। वो देखिए कैसे, अब ये देखिए, अब एंजाइम ने भी अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया, देखिए ऐसे ट्रांजिशन चेंज है, देखो ये। और इसके अंदर अब ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था वो पूरी तरह से इसमें फिट हो गया, देखिए ऐसे, ये देखो। तो अभी भी ये तो ES ही है ना, ये भी तो अभी भी तो ये ES है, बट ये स्ट्रांगली अटैच्ड होता है। देखो स्ट्रांगली अटैचमेंट है इसका, देखो जुड़ा हुआ होता है, देखो स्ट्रांगली जुड़ा हुआ होता है ये। ES कॉम्प्लेक्स बना हुआ, देखो यहां पर। अब क्या होगा, देखिए अगले रिएक्शन में क्या हुआ, देखिए अब एंजाइम के एक्टिव साइट ने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को, उसके लिंकेज को, जो उसके बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उसको वो वीक कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है। एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसने अब सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स को चेंज किया, अल्टर किया उसको। अल्टर करने के बाद देखो क्या हुआ यहां पर ऐसे, ये देखिए, ये देखो, और इसके अंदर ये देखो इस तरह से अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया EP कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है। और फाइनली क्या हुआ, देखो एट लास्ट क्या हुआ, यहां देखिए, अब यहां देखो एंजाइम उससे अलग हो गया, एंजाइम अपने ओरिजिनल कॉन्फॉर्मेशन में आ गया। और प्लस यहां से क्या हुआ बताओ, इससे क्या अलग हो गया, ये
जो प्रोडक्ट था वो यहां से अलग हो गया, देखिए, और ये एंजाइम अब वापस देखो यहां से स्टार्ट हो जाएगा, देखो ये, तो ये मॉलिक्यूल वही है जो ये मॉलिक्यूल है, देखो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांजिशन स्टेट में एंजाइम के कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आता है, उसके एक्टिव साइट के कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आता है ताकि वो सबस्ट्रेट को टाइटली बाइंड करे। बट एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले और रिएक्शन एंड होने के बाद वो एक जैसा ही रहता है। समझ में आ गया बच्चों? और ये आपके एनसीईआरटी में लैंग्वेज में सारा चीज समझाया गया है। पहले डायग्राम बना लीजिए आप, फिर बताता हूं आपको। तो दिस एंजाइम, देखो ये जो लास्ट एंजाइम का ये जो लास्ट पार्ट देख रहे हो आप, ये मॉलिक्यूल वही है जो यहां पर है, देखो। तो हम कह सकते हैं यहां पर ऐसे कि एंजाइम्स का इनिशियल एंड फाइनल जो स्ट्रक्चर होता है ये सिमिलर होता है। बीच में चेंज आ सकता है, और यहां देखो क्या हुआ, यहां क्या लिखेंगे आप, सबस्ट्रेट इंड्यूसेस एंजाइम फॉर द change in its active site, और इसीलिए इसको इंड्यूस फिट थ्योरी कहा जाता है। इसीलिए इसको इंड्यूस फिट थ्योरी कहा जाता है। इंड्यूस करता है कौन? सबस्ट्रेट, किसको? एंजाइम को, ताकि एंजाइम अपने एक्टिव साइट के कॉन्फर्मेशन को चेंज करे ताकि सबस्ट्रेट उसमें टाइटली फिट हो जाए। पर जैसे ही प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट उससे बाहर निकल गया तो एंजाइम का स्ट्रक्चर वैसा ही हो गया जैसा पहले था, और ये एंजाइम फिर से एक नए सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए तैयार है। और क्या? अच्छा बताओ, एंजाइम का, देखो एंजाइम तो प्रोटीन ही होता है ना, तो प्रोटीन का डाइजेशन भी हो सकता है, उसका अपना एक हाफ लाइफ होता है। इसका मतलब ये थोड़ी एक बार बच्चे में जो जो ट्रिप्सिन बन गया वही ट्रिप्सिन लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। अरे वो प्रोटीन है, डाइजेस्ट तो हो ही सकता है ना, वो टूट तो सकता ही है ना। तो हर एंजाइम का अपना एक हाफ लाइफ है। समझ में आ गया सबको? और ये है इंड्यूस फिट थ्योरी जो दिया था कॉस्टलैंड ने। और मैं आपको बता दूं एक चीज, डायग्राम समझ में आ गया अगर आपको, तो यहां देखिए आपके बुक में ये जो पैराग्राफ लिखा गया, देखिए यहां देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट यहां से यहां तक यही समझाया गया, समझाता है। देखो अब देखिए एनसीईआरटी में ये जो 4 लाइन लिखा गया है 1 2 3 4, मैंने जो डायग्राम में बताया है वही चीज आपके एनसीईआरटी में ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है। The catalytic cycle of an enzyme action can be described in the following steps. तो जो आपको डायग्रामेटिक जो बताया गया है स्ट्रक्चर, वही चीज आपके एनसीईआरटी में लैंग्वेज में समझाया गया है। और देखो लिखा हुआ ना, द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बहुत नजदीक हो चुका है वो सबस्ट्रेट के साथ, of the substrate breaks the chemical bonds of the substrate and the new enzyme product complex is formed.
The binding of the substrate induces the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate. तो लैंग्वेज में वही चीज समझाया गया है जो मैंने डायग्राम में बताया आपको। क्लियर हो गया सबको? तो आप जहां आपने डायग्राम लिखा है उस डायग्राम के नीचे ये लैंग्वेज भी लिख सकते हैं आप। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब आप देखो यहां पर ये समझ में आ गया आपको, तो इसको अब हटा दो यहां से। डायग्राम सबने बना लिया? सबको ये समझ में आ गया कि इंड्यूस फिट थ्योरी क्या होता है? चलिए ओके। अब देखो इसमें एक और थ्योरी है जिसको लॉक एंड की थ्योरी कहते हैं। लॉक एंड की थ्योरी कहा जाता है। पहले लोग ये पहले थ्योरी पहले आया था एक्चुअली। एक साइंटिस्ट का नाम इसमें आता है इमाइल फिशर कहता है। ये दूसरी थ्योरी है, लॉक एंड की थ्योरी कहते हैं। देखो इसको, ये थ्योरी क्या कहता है कि अगर मान लो ये एक एंजाइम मॉलिक्यूल है तो उसका ये एक रिजिड एक्टिव साइट है। ये रिजिड एक्टिव साइट है और इस एक्टिव साइट में जैसे मान लो ये एक इस तरह का, यहां देखिए, अगर मान लो एक इस तरह का सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और एक इस तरह का सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, तो ये स्ट्रक्चर इसमें फिट हो सकता है, ये स्ट्रक्चर इसमें फिट हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि ये S1 है और ये S2 है, तो अगर आप देखेंगे E प्लस S1 अगर होगा तो ES1 बनेगा, ES1 बनेगा देखो, और फिर ये बाद में E प्लस P बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो E प्लस S2 आ गया यहां पर, तो आगे कुछ बनेगा ही नहीं, ये इसमें फिट ही नहीं होगा, तो आगे प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं करेगा। मतलब ये कहता है कि एक्टिव साइट रिजिड होता है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता। सबस्ट्रेट अगर उसमें टाइटली फिट हो गया अपने आप तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि सबस्ट्रेट और जो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सबस्ट्रेट लॉक एंड की ताले चाबी में जानते हैं ना कि ताले चाबी का जो सिद्धांत है वही चीज यहां फॉलो हो रहा है। तो सबस्ट्रेट अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्री है उसके एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर के, तो ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा तो प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा। अगर कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं होगा। इसको कहते हैं लॉक एंड की थ्योरी। ऑल्दो ये थ्योरी ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है, इंड्यूस फिट थ्योरी ज्यादा एक्सेप्टेड है, और आपके एनसीईआरटी में इंड्यूस फिट थ्योरी के बारे में ही समझाया गया है। तो मैं कहां कह रहा हूं सही है ये? इसमें नहीं होता। यस, इसमें तो लिखा हुआ रिजिड एक्टिव साइट। रिजिड मतलब क्या बताओ? वो चेंज नहीं हो रहा। तो आपके एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो इंड्यूस फिट का दिया गया है, लॉक एंड की का नहीं दिया गया है। समझ में आ गया सबको? हाँ भाई, समझ में आ गया सबको? चलिए, तो अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की थ्योरी, एक्टिव साइट इज रिजिड and the structure of substrate must be complementary to the structure of active site. समझ में आ गया सबको? जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर must be complementary to the
स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट, रिजिड एक्टिव साइट कहते हैं, रिजिड एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मैं बताऊं उसको, आप सबने लिख लिया इसको? सबको ये क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, अब यहां देखो, अब लिखते हैं रिलेशन ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स विथ अदर वेरिएबल्स, अदर वेरिएबल्स कहता है। लिखो, रिलेशन ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स विथ अदर वेरिएबल्स। जैसे देखिए, सबसे पहले कहते हैं, देखो इसमें कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट रिलेशन क्या होता है। तो अगर आप एक, यहां पे आप V लिखते हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं आप, और एक्स एक्सिस पे लिखा आपने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। देखिए ये रेट ऑफ रिएक्शन है, V लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी ग्राफ समझाया गया है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया है ये। और नीचे क्या लिया बताओ, एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है बताओ, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो आप ग्राफ देखेंगे, ये ग्राफ यूं चलता है, देखिए देखो, और ये जो पॉइंट बनेगा देखो यहां पर, इस पॉइंट को Vmax कहते हैं। देखो इस पॉइंट पे आने के बाद देखिए, मतलब इनिशियली कहते हैं अगर आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, देखिए अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, और एक पॉइंट पे आने के बाद अगर सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे भी तो Vmax अपने आप को अचीव कर चुका है, मैक्सिमम रेट वो आ चुका है, उसके बाद आपका Vmax इंक्रीज नहीं करेगा। तो कहते हैं इस पॉइंट पे क्या लिखा जाता है, सैचुरेशन पॉइंट अचीव हो गया। ये एंजाइम का जितना भी अमाउंट था वो पूरा सैचुरेट हो चुका है, एंजाइम के जितने भी एक्टिव साइट थे वो सैचुरेशन में आ चुका है, उसके अंदर सबस्ट्रेट अटैच हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद अगर आप सबस्ट्रेट के अमाउंट को बढ़ाएंगे भी तो एंजाइम के पास जगह ही अवेलेबल नहीं है, तो वो अपनी सैचुरेशन पे आ चुका होता है, वो उसका Vmax होता है। समझ में आ गया बच्चों? और ये याद रखिएगा कि एक पॉइंट ऐसा भी आएगा, देखो यहां पर, जिसको कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं Vmax बाय हाफ, ये Vmax का आधा होता है। तो इस पॉइंट पे, ये देखो इस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन आएगा, इस कंसंट्रेशन को Km वैल्यू कहते हैं, इस कंसंट्रेशन को Km वैल्यू कहा जाता है, माइकेलिस कांस्टेंट कहते हैं। देखो इसको Km, मेरा नाम नहीं है, ये माइकेलिस कांस्टेंट कहते हैं इसको। तो माइकेलिस कांस्टेंट क्या, बताओ ये क्या होता है? ये एक्चुअली क्या कहते हैं, ये सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है, ये आप लिख लीजिएगा, माइकेलिस कांस्टेंट, इट इज द substrate concentration at which rate of reaction V is half of its maximum, half of its
मैक्सिमम कहते हैं। ये सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है जहां रेट ऑफ रिएक्शन अपने मैक्सिमम क्या बताओ आधा होता है। इसी को केएम कहते हैं, माइकेलिस कांस्टेंट कहते हैं। और याद रखिएगा केएम जो होता है, केएम इंडिकेट्स एफिनिटी कहते हैं, एफिनिटी ऑफ एंजाइम विथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कहा जाता है। और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट पीएच की बात करें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट पीएच, ये जो केएम वैल्यू होता है ये इंडिपेंडेंट होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे। ये आप ऐड कर लीजिएगा, लिख लो। एट कांस्टेंट पीएच एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट पीएच एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, पीएच भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अगर ऐसा कंडीशन बना हुआ है तो केएम वैल्यू जो होता है, लिख लो, केएम वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ, केएम वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ enzyme and substrate concentration. Km value is independent of enzyme and substrate concentration. ठीक है बच्चों, और ये भी याद रखिएगा Km वैल्यू अगर कम होता है तो एफिनिटी ज्यादा होता है, एफिनिटी ज्यादा होता है। और Km वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो एफिनिटी क्या होगा, ये कम हो जाएगा। मतलब Km का एफिनिटी का इनवर्स रिलेशन होता है। हम कह सकते हैं कि Km जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के एफिनिटी से। ये पॉइंट याद रखिएगा, Km का इनवर्स रिलेशन होता है। लेस Km मींस मोर एफिनिटी, मोर Km मींस लेस एफिनिटी। समझ में आ गया बच्चों? यहां तक सबको समझ में आ गया, क्लियर है ये? और देखो, अगर मैं अब ये सब लिख लिया आप लोगों ने, ये सब लिख लिया आप लोगों ने? चलिए तो यहां देखिए, अब जैसे मान लो अब हम एक ग्राफ इस तरह का ड्रॉ कर रहे हैं। देखो हमने y एक्सिस पे यहां लिया है 1/v और x पे लिया है 1/s, मतलब उसके रेसिप्रोकल में ये लिया हुआ है। देखो v और s का पार्ट है ना। और ये देखो एक लाइन देखो ऐसा बन रहा है यहां पर, ये देखिए। और ये जो पॉइंट यहां पे कट रहा है देखो, ये आपका 1/vmax आता है और इस पॉइंट पे ये 1/km होता है। देखो ये देखो, ये जो पॉइंट बन रहा है यहां पर, इसको 1/km कहते हैं। और एक्चुअली इसको एक और इस तरह के एक, देखो ये ग्राफ यूज किया गया है एक, इसमें देखो इसको कहते हैं माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन कहते हैं। देखो
और ये क्या कहता है, जो V नॉट होता है किसी भी पॉइंट पे, अगर आप इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, तो V नॉट का वैल्यू जो होता है वो Vmax इंटू एस बाय Km प्लस एस के बराबर होता है। समझ में आ गया सबको ये पॉइंट? ये स्ट्रेट लाइन में आपको लेना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रेट लाइन में ग्राफ देखना चाहते हैं, क्योंकि वो तो पैराबोला बन रहा था ना पहले, तो हर पॉइंट पे V नॉट नहीं निकल सकता ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आ गया है, तो किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं इसका। ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनता है, देखो V नॉट इक्वल टू Vmax इंटू एस बाई Km प्लस एस लिखा जाता है। इसको माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन भी कहते हैं। और अब अगर मैं कहूं कि ये सही है या नहीं है, तो अगर मैं मान लो इस V नॉट को मान लू Vmax बाय हाफ मान लू, अगर मैं V नॉट को Vmax बाय हाफ मान लू अगर, तो ये क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा Vmax इंटू एस बाय Km प्लस एस कहते हैं। तो ये Vmax कट जाएगा यहां पर, और अब देखेंगे Km का वैल्यू जो होगा वो सबस्ट्रेट के बराबर हो जाता है। यही तो मैंने कहा था कि Km क्या होता है बताओ? Km सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है जहां वेलोसिटी अपने मैक्सिमम का हाफ होता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये काइनेटिक्स, सबस्ट्रेट का जो काइनेटिक्स है एंजाइम के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बड़ा एक डेरिवेशन है। ये क्वेश्चन जो निकला है ये आसानी से नहीं निकलता, और ये सब पढ़ेंगे आप जब आप मेडिकल कॉलेज में आओगे, बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर्स में। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए फर्स्ट ईयर में, एंजाइम काइनेटिक्स। तो 3-4 पेज में ये डेरिवेशन आता है इसका, उसकी जरूरत आपको अभी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। इसको मिटाओ यहां से अब। अरे समझना क्या है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये V नॉट है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको अगर V निकालना हो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, तो ये इसका इक्वेशन बनता है। और इस इक्वेशन में V नॉट को हमने क्या मान लिया? Vmax बाय हाफ मान लिया। तो Vmax बाय हाफ क्या होता है बताओ? ये तो Km वैल्यू के लिए निकाला जाता है। तो Vmax बाय हाफ अगर मान लिया आपने, तो Km का वैल्यू जो होगा वो सबस्ट्रेट के बराबर हो जाता है। ये तो इक्वेशन को सॉल्व करके देख लो ना, Vmax बाय हाफ ये लिख लिया आपने, तो Km का वैल्यू सबस्ट्रेट के बराबर हो जाएगा। तो वही तो मैंने कहा था कि Km क्या होता है? सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जहां वेलोसिटी अपने मैक्सिमम का हाफ होता है। समझ में आ गया? चलिए अब देखो यहां पर, ये मिटा रहा हूं यहां से। अब देखो सेकंड पॉइंट देखो यहां पर, अब इसे कहते हैं एंजाइम टेम्परेचर रिलेशन कहते हैं। देखो एंजाइम टेम्परेचर रिलेशन। तो देखिए यहां पर ये ग्राफ देखो, ऐसे ये एनसीईआरटी में बना हुआ है ग्राफ, कि अगर आप यहाँ पे V लिख रहे हो और यहाँ पे टेम्परेचर लिख रहे हैं आप, टेम्परेचर, तो ग्राफ जो बनता है देखो वो इस तरह का होता है। ये देखिए, ये एक ऑप्टिमम रेंज है देखो एंजाइम एक्शन का, देखिए ऐसे। और ये जो रेंज है ये 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होते हैं ये इस टेम्परेचर पे बेस्ट वर्क करता है। इसको देखो यहां कहते हैं ऑप्टिमम रेट है इसका, ये ऑप्टिमम रेट है इसका ये।
और उसके बाद ये देखिए V घटता जा रहा है, तो इसमें कहते हैं इस पॉइंट में यहां हो क्या रहा है, लिखते हैं डीनेचुरेशन कहते हैं इसको, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम स्टार्ट्स। कोई बात नहीं, आप टच करा दीजिए। ठीक है, और अब अगर किताब में आपके ये लिखा हुआ नहीं है कि आपके मुंह में 32 दांत है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 दांत तोड़ लेंगे अपना। जैसे मेरे पास जो 30 ही दांत था, तो मैंने सोचा मैं 2 तोड़ ही लेता हूं, तो मेरा भी 30 हो जाएगा। अरे किताब में कुछ चीजें छोड़ दी जाती हैं, ठीक है। तो यहां देखो, अब आप समझिए पहले इसको मैं क्या कह रहा हूं। सपोज करो कि देखो यहां कहते हैं इस पॉइंट पे एंजाइम इनएक्टिव होता है, कम टेम्परेचर पे एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर T डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लो रेट ऑफ रिएक्शन मैं लिख रहा हूं V है, आप बढ़ाइए इसको, आप T को 10 डिग्री से बढ़ा दो सेंटीग्रेड से, तो ये 2V हो जाएगा, पहले से डबल हो जाता है। ये 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले से क्या होगा, डबल हो जाएगा, है ना। फिर अगर मैं इसको T+20 कर दूं सेंटीग्रेड, तो ये देखो 2V से 4V हो जाएगा। मतलब ये है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के इंक्रीज के बाद रिएक्शन रेट पहले से डबल हो जाता है, लेकिन कब तक, जब तक वो अपने ऑप्टिमम को अचीव ना कर ले। एक बार वो ऑप्टिमम पे आ गया, उसके बाद फिर से हीट कर रहे हैं आप उसको, तो डीनेचुरेशन स्टार्ट होगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो याद रखना कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम डीनेचुरेशन कहते हैं 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे आते आते मोस्ट ऑफ द बॉडी एंजाइम्स डीनेचर्ड होने लगते हैं 45 डिग्री टेम्परेचर पे। लेकिन आप जानते हो कि एक एंजाइम जो पढ़ा होगा अपने टैग पॉलीमरेज के बारे में, जो बैक्टीरिया से आता है, टैग पॉलीमरेज कहते हैं इसको। ये एंजाइम 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी काम करता रहता है। तो मैंने क्या कहा, फिर से समझो आप, कि हर 10 डिग्री के बाद रेट ऑफ रिएक्शन पहले के V से डबल हो जाता है। तो ये इनफाइनाइट तो नहीं होगा ना, एक पॉइंट पे आने के बाद एंजाइम में क्या स्टार्ट हो गया, डीनेचुरेशन। ऑप्टिमम के आने के बाद, उसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप, तो एंजाइम में क्या होगा, डीनेचुरेशन। एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन घटता जाएगा, और पूरा ही डीनेचर्ड हो गया तो रिएक्शन रेट तो 0 हो जाएगा उसका फिर। हाँ जी, ठीक है। तो ये जो टैग पॉलीमरेज है, ये एक बैक्टीरियल एंजाइम है। ये एक बैक्टीरिया से आता है जो हाई टेम्परेचर पे वर्क करता रहता है, और आपके बुक में उसका नाम भी लिखा हुआ है, थर्मस एक्विटस, जिसको पीसीआर में यूज करते हैं इस एंजाइम को। ये वो बैक्टीरिया है जो थर्मल बैक्टीरिया कहते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। मोर देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये एंजाइम काम करता है, जो एक्सेप्शनल एंजाइम है। 45 डिग्री तक आते आते मैक्सिमम एंजाइम का हैप्पी बर्थडे हो जाता है, मतलब उसका काम तमाम हो जाता है। बट ये एक ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करता है, इसका डीनेचुरेशन नहीं होता। तो ये एक एक्सेप्शनल एंजाइम है टैग पॉलीमरेज, व्हिच इवन वर्क एट मोर देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड। डीएनए पॉलीमरेज होता है ये, डीएनए से डीएनए बनाता है, ये एक तरह का डीएनए पॉलीमरेज ही होता है ये, बट क्योंकि बैक्टीरिया से आया है तो इसका नाम दे दिया गया थर्मस एक्विटस। टैग वर्ड वहीं से आता है, देखो। इसको हटा दो यहां से अब, चलिए ठीक है। अब देखो,
जो तीसरा पार्ट है इसमें, एंजाइम पीएच रिलेशन देखो। मैंने कहा कि T+20 पे, अगर T+10 पे वो 2V था तो T+20 पे 4V हो जाएगा, पहले से डबल हो जाता है ना, ये लिखा हुआ था कि 2V था फिर वो 4V हो गया। ठीक है, अब यहां देखो ग्राफ देखिए, ऐसे यहां पे V लिखा है, यहां पीएच लिखा है, और देखो ऐसे ग्राफ बना हुआ आपके एनसीईआरटी में, ये देखिए ये आपका मैक्सिमम पीएच है और जनरली ये 7 पे आता है। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम वर्क बेस्ट एट न्यूट्रल पीएच, याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द enzymes work best at neutral pH कहता है, 7 पे वो बेस्ट वर्क करता है। और इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आप जानते हैं जो ट्रिप्सिन है, ये सब एक्सेप्शन है जो 8 pH पे वर्क करता है। पेप्सिन है, जो पेप्सिन होता है वो 1.2 पे बेस्ट वर्क करता है। जो टाइलिन है वो 6.8 पे वर्क करता है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शनल नाम है, बट मोस्ट ऑफ द बॉडी एंजाइम्स वर्क बेस्ट एट न्यूट्रल पीएच। अरे तो तुम्हें क्या लगता है कि वो पीएच 0 पे थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ तो पीएच होगा ना उसका, अल्कलाइन होगा या एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अब पीएच का, अब ये ग्राफ समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को, तो इसमें ये तो सारा एक नॉर्मल सा चीज है, ग्राफ को समझने में क्या दिक्कत हो रही है। और ये क्वेश्चन नहीं बन रहा कि थोड़ा ऊपर से दिखाया गया थोड़ा नीचे से दिखाया गया, इसका क्या मतलब होता है। अरे सिंपल ग्राफ बनाया गया है, तो उसका क्या मेजरमेंट थोड़ी लेके बनाएगा वो। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स का बेस्ट पीएच 7 पे होता है। तो जैसे जैसे आप पीएच को बढ़ाते जा रहे हैं, पहले 2 था, 2 3 4, वो बढ़ता जा रहा है, देखो एक्टिविटी उसका, और 7 से एक्सीड करेंगे आप तो वो फिर नीचे आ जाएगा। बट मैंने कहा कि एक्सेप्शनल एंजाइम होते हैं, देखो ये सब, जिसका अलग पीएच होता है काम करने का। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा, एंजाइम पीएच रिलेशन कहते हैं इसको। इसके बाद देखो एक लास्ट पार्ट है इसमें, ये लिख लिया सबने इसको, ये लिख लिया सबने इसको, बोलो। देखो यहां पर अब एंजाइम प्रोडक्ट रिलेशन कहते हैं, ये 4th था। देखो ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट याद रखना इसको। जैसे ये ग्राफ है, यहां लिखा गया है प्रोडक्ट और यहां लिखा गया है एंजाइम वेलोसिटी v। तो ग्राफ ऐसे बनता, देखो प्रोडक्ट अगर बढ़ता जाएगा आपके रिएक्शन सिस्टम में तो रेट ऑफ रिएक्शन घटता जाता है, देखो ऐसे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा ना। अगर आपके रिएक्शन सिस्टम में A+B डाल रहे हैं आप और ये C बन रहा है और C का अमाउंट यहां बढ़ता जा रहा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता जाएगा उसका, A+B के कोलिजन का रेट कम हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्ट, अगर रिएक्शन सिस्टम में प्रोडक्ट बना रह जाए तो उसका रिजल्ट यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका, वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसको मेंटेन करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि ये ऐसा बना रहे, तो हमें क्या करना होगा बताओ, हमें कॉन्टिन्यूअसली
प्रोडक्ट को आपके रिएक्शन सिस्टम से हटाना पड़ेगा, तभी होगा ना। अगर आप प्रोडक्ट को निकालते रहे वहां से तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन छोड़ देंगे आप उसको तो वो तो आपके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस की तरह वर्क करेगा सबस्ट्रेट के लिए, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताओ, वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको आज ये? तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगा कि जो एंजाइम इनहिबिशन होता है, और नेक्स्ट क्लास में एक चैप्टर खत्म भी हो जाएगा और फिर आपका फिजियोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? तो अगली क्लास में एनिमल न्यूट्रिशन का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आपका फिर। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया सबको?